दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मलिक शाह अहमद आप लोगों को आज अंग्रेजी का एक टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो मौजूदा काल है, जो चल रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो गुजर गया है, जो हमारा पास्ट है, पीछे हम छोड़ चुके हैं, उसे कहते हैं पास्ट टेंस। और लास्ट है आपका फ्यूचर टेंस, जो अभी हमने देखा नहीं, आने वाला है, जो अभी आएगा, उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो आप लोग समझ चुके होंगे टेंस कितने प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हमको उसमें से प्रेजेंट सारे टेंस के जो है 4 हिस्से होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड लास्ट परफेक्ट टेंस। हमें उसमें से जो है आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको हम बहुत ही बारीकी से आज इसका हम एनालिसिस करेंगे। और इसके लिए हमने बोर्ड पे कुछ चीजें लिख रखी है और इस पे आप लोग केयरफुली इसको देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हम इसकी पहचान को देखते हैं, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में का है, की है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी कि आपने देखा कि अगर कोई वाक्य हिंदी का है, अगर उसके अंत में हमको ता है, ती है, ते है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ वाक्य के अंत में क्या देखना है: ता है, ती है, ते है। क्या देखना है आपको? ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आपको मिलेंगे, इससे आप लोग बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें जरा भी जो है आपको डाउट करने की जरूरत नहीं। इसके बाद जब हम इसको जो है इसका ट्रांसलेशन करने लगेंगे, तो आप लोग जानते हैं जैसा कि 3 तरह के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का। तो हम यहाँ सबसे पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप करेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये केवल वर्ब में जब यस या यस जोड़ेंगे, ये केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में हम क्या करेंगे? यस या यस जोड़ देंगे। ये इसमें बहुत से प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे कौन, ही, शी, इट, और कोई भी नाम जो एक अकेला नाम है, उनके साथ हम जो है वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे। इसी तरीके से जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तब हम के सीधे सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि हमारा जो है कैसे जो है ये वाक्य बनता है। जैसे एक वाक्य है, वो बाजार जाता है, तो सबसे पहले हम लाए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो क्या अंग्रेजी? ही, और वो एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने जाने की अंग्रेजी के साथ ईएस जोड़ दिया। जाने की अंग्रेजी गो, और उसमें ईएस जोड़ दिया, गोज हो गया। और कहां जाता है? मार्केट, टू मार्केट हमने जोड़ दिया। इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया, ही गोज टू मार्केट। क्या बन गया? ही गोज टू मार्केट। अब एक हम प्लूरल जो है, जिसका सब्जेक्ट प्लूरल है, उसको हम देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा वाक्य है, हम स्कूल जाते हैं। हम यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और हम की अंग्रेजी होती है बी, और यहां पर काम क्या हो रहा है? जाने, क्रिया क्या है? जाने की बात हो रही है, तो उसकी अंग्रेजी हम लिया है गो। लेकिन इसके बाद जो है हमने यहां पर यस या यस नहीं जोड़ा। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं आमतौर से
कि जो है जहां प्लूरल में एस या ईएस जोड़ देते हैं और सिंगुलर में एस या ईएस नहीं जोड़ते। तो हमेशा आपको याद कर, बी ऑलवेज रिमाइंडर or be used only s or es in singular subject not plural। तो यहां पे ये हो गया बी गो टू स्कूल। 3, 2, 1। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस को देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव वाक्यों में सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं और डू या डज, सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखने वाली चीज है कि डू और डज किसके साथ लगेगा। डू नॉट का प्रयोग हम आई, बी, यू, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के, जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंडर करवाना चाहता हूं, ऐसे जो है हिंदी वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो अफर्मेटिव को, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है, इसमें देखिए क्रिकेट के बाद जो है नहीं का प्रयोग है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, राम एक वचन है तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में राम का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट लाते हैं। डज नॉट, अब यहाँ वर्ब जो है खेलना है तो खेलने के लिए हम प्ले का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। तो इस तरीके से वाक्य हमारा बन के आता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट में एक वाक्य हम लोग देखते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम की इंग्लिश होती है बी, ये सब्जेक्ट हमारा है, और बी हम का मतलब कई लोग, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, और हम इसके साथ डू नॉट का हम प्रयोग करते हैं। डू नॉट प्लूरल सब, बी ऑलवेज रिमाइंडर, डू नॉट यूज ओनली प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे बी क्या है, बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और हमको जो है बी के साथ डू नॉट का ही प्रयोग करना है। और वर्ब में हमको यहाँ पर यस या यस कहीं नहीं जोड़ना, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट स्कूल को लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा वाक्य हो जाता है, वी डू नॉट गो टू स्कूल।